नमस्कार। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हर बार इस कार्यक्रम में एक नए जनप्रतिनिधि, एक नए विधायक को, जिनका कार्यकाल 2.5 साल का पूरा हो चुका है, 5 साल का कार्यकाल होता है, आधे सफ़र में उन्होंने कितना रास्ता तय किया, विकास की यात्रा कितनी की, इलाके की समस्याओं का समाधान कितना किया, जनता से कितने जुड़े, क्या नवाचार किया, इस पर चर्चा करने के लिए एक नए विधायक के साथ रूबरू होते हैं, मुखातिब होते हैं। आज हमारे साथ हैं मदन दिलावर जी। वैसे तो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री के नाते उनकी एक अलग सत्ता है, अलग काम है, अलग क्षेत्र है, लेकिन आज हमारी बातचीत का केंद्र बिंदु उनका विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी रहेगा। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 6 बार के विधायक, 4 बार अटरू से, 2 बार रामगंज मंडी से। 12 जिले में 4 बार विधायक रहे। रामगंज मंडी कोटा जिले में आती है, वहाँ से 2 बार विधायक। आपके बारे में जो बहुत चर्चाएं कई बार बाहर जो आती हैं, इलाके से बाहर, हाड़ौती से बाहर, हम तो यहाँ जयपुर रहते हैं तो राजधानी में जो सुनते हैं बातें, एक तो आप पदयात्रा बहुत करते हैं अपने इलाके में, 3-3 दिन, 5-5 दिन पदयात्रा करते हैं, और धूप में, कड़ी धूप में, नौतपा में भी आपने शायद हाँ जी, यात्रा की पैदल, जनता से जुड़ाव के लिए, समस्याएं जानने के लिए, संपर्क, जो भी आपका उद्देश्य रहा है, उसके बारे में वहाँ से शुरू करना चाहते हैं। अभी इन 2.5 साल में आपने कितनी यात्रा की और रिसेंटली जो यात्रा की उसके क्या? 2.5 साल में अभी मैंने 3 पदयात्राएं की है जी एक यात्रा का नाम था जागो और जगाओ जी दूसरी पदयात्रा का नाम था सर्वजन सुखाए जी तीसरी पदयात्रा का नाम था जनसंवाद पदयात्रा जी ऐसा था। परंतु मैं इसके पहले भी 50-50 दिन की लगभग 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की पदयात्राएं कर चुका हूँ। अच्छा। जब अटरू से मैं एमएलए हुआ करता था, हाँ जी। तब मैंने 2 बार पदयात्राएं की जो 50-50 दिन की थी और लगभग 1200 किलोमीटर की एक ही पदयात्रा थी। ये पदयात्राओं से क्या उद्देश्य और हासिल क्या होता है? पदयात्रा एक साधना भी है, और मैं राजनीतिक तौर पर बताऊं तो आम व्यक्ति से आसानी से मिलना हो जाता है, बहुत नज़दीक से आकर अपनी बात को, अपनी व्यथा को आसानी से बता सकता है, और उसका समस्या का समाधान भी आसानी से, क्योंकि पूरा समय होता है तो हो सकता है। और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्या का समाधान हम करने में सफल रहे हैं। जी क्योंकि अभी मैं मंत्री हूँ तो मेरे संबंधित अधिकारी मेरे साथ भी होते हैं, जी तो मौके पर ही समाधान होता है। जी। अधिकांश ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि विधायक चुन के चले जाते हैं बहुत से लोग, तो नहीं कहता, लेकिन कुछ तो ऐसे देखे, हमने भी देखे हैं, उनको जनता ढूंढती रह जाती है। और ये आपका जो यात्रा का तरीका, इससे सुलभ रूप से आप मिल लेते हैं लोगों से और समस्याएं हल भी हो जाती हैं। आपकी जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता के नाम से काफ़ी चर्चा भी है, और कि जिस विचार परिवार को आप बिलोंग करते हैं उसके प्रति आपकी कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त है, गाय के प्रति और जो भारतीय संस्कृति के प्रति। इसका मैंने परसों से मैं पॉलिटिकली कवर करता हूँ तो देखा भी आपको। तो इस दृष्टि से आपने पिछले 2.5 साल में क्या काम अपने इलाके में किया? कुछ काम ऐसे हैं जो सीधे विकास के काम दिखाई देते हैं, जी कुछ काम ऐसे हैं जो ऐसे निर्माण तो दिखाई नहीं देते लेकिन जनता में बदलाव के काम हैं। मैं जब इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आया था तो मुझे लगा कि इतना सारे संकट यहाँ, इतने सारे अभाव यहाँ, मैं कैसे यहाँ काम कर पाऊँगा। वो तो इतनी बड़ी मंडी है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी में 2 तरह के लोग रहते हैं। जी एक वर्ग है जो बहुत गरीब है, एक वर्ग है जो वो धनाढ्य है, और बीच के लोग बहुत कम हैं। तो हम लोगों को दिखाई देते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, परंतु जो खदानों में काम करते हैं, मजदूर, वो बहुत अभाव में जीते हैं। अभाव में जीने के कारण कई हैं। एक तो उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है, दूसरा उनके अवगुण भी हैं। वो जो मजदूरी करते, पैसा आता, उसका अधिकांश का शराब पी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में काम करना था, तो मैं सड़कों की तरफ नज़र दौड़ाई तो सड़कें सारी बदहाल थी। लोग मेरे से कहते थे, बहुत खड्डे। लोग मेरे से कहते थे कि आप सड़क पर रपट तो नहीं गए आते समय। तो मुझे बड़ा दुख होता था। पर आज जब हम देखते हैं, और जो लोग भी कहते हैं कि साहब सड़कों का जाल बिछ गया है और बढ़िया सड़कें हो गई हैं, जहाँ पर कई बार हमको जो बीच पे बड़े नाले नदियाँ होती थी उनको पार करने में
जोर आता था, बरसात में कई लोग बह जाते थे, उस पर पुलियों का निर्माण हो गया है। और उस क्षेत्र में एट लाइन जो रोड बन गया है। और हिंदुस्तान का सबसे चौड़ा टनल यदि कहीं है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, रामनवंडी में नया गांव के पास, जो लगभग 6 किलोमीटर तो लंबा है और 8 लेन चौड़ा है। 8 लाइन चौड़ा। बड़ा है, जो हिंदुस्तान का मैं कहता हूँ सबसे चौड़ा टनल है वो। तो 4 लाइन मेरे यहाँ, 8 लाइन मेरे यहाँ, सामान्य रोड मेरे यहाँ, जिला को जोड़ने वाले रोड मेरे यहाँ, गांव को जोड़ने वाले मेरे यहाँ। अब लोग ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं कि रोड कहाँ बनवाएं, तो रोडों का जाल बिछ गया है। पानी का अभाव था, तो पानी का रिचार्ज कैसे हो, और बड़ी संख्या में तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया, कुछ नए तालाब बनाए। एक नदी भी है, मैंने सुना सूख गई थी बिल्कुल। हाँ। उस नदी का भी आपने मैं क्योंकि जब एमएलए बनकर आया, पाटली नदी इसका नाम। जब मैं एमएलए बनकर आया तो मैंने कहीं एक जगह पढ़ा कि इस क्षेत्र में कोई पाटली नदी हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि पाटली नदी कहाँ है, ढूंढना प्रारंभ किया, मिली नहीं, लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने बताया नहीं। तो आखिर में मैंने कुछ अच्छे लोगों को जो इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, कुछ अधिकारियों को लगाया, हमने भी कोशिश की। तो 2 साल के ढूंढने के बाद हमको सुराग मिल गया कि नदी यहाँ हो सकती है। तो सरकार के सहयोग से कुछ धन की ज़रूरत पड़ती थी, हमने काम प्रारंभ किया। तो 5 करोड़ की लागत में बहुत बड़ी नदी को हम पुनर्जीवित कर पाए जी, जो मेरे क्षेत्र से लगभग 11.5 किलोमीटर गुजरती है। वो 11.5 किलोमीटर बहती है आपके क्षेत्र में? हाँ जी। बहुत बड़ी नदी। उसमें भर क्या गया था? मंदसौर से निकलती थी। बहुत जो शुरू में जब कोटा स्टोन का उद्गम हुआ होगा इस क्षेत्र में, तो लोगों ने मलबा भर दिया। 100 साल पहले की बात, पता नहीं कितने साल हुए होंगे, लेकिन उसका नामो निशान एक तरह से मिट गया था। जी। आज वो नदी प्रभावित हो गई है जी। और अब उस पर सिंचाई विभाग 500 करोड़ की लागत का बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, जो नदी लुप्त हो गई थी उस पर बांध बनने वाला है? बांध बनने वाला 500 करोड़ से? 500 करोड़ की लागत से। जी। और आपको तो किसी मंत्री ने पाटलिपुत्र भी कहा वहाँ पे? हाँ, डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा गए तो उन्होंने कहा कि भाई मदन दिलावर पाटलिपुत्र है। मेरे क्षेत्र की 32 गांवों को उससे पानी मिलेगा और लगभग 60,000 से ज़्यादा बीघा जमीन सिंचित होगी। सिंचित भी होगी? ये तो मेरे क्षेत्र की होगी। अच्छा। और क्या अलग बात है। आगे भी जाएगी वो नदी? हाँ, आगे भी जाएगी। कहाँ तक जाती है आगे? आगे जा कर के आहू नदी में मिलेगी, पर वो पीछे से बहुत लंबी 42 किलोमीटर से आ रही है। उससे मंदसौर से पानी आ गया उसमें? पानी आ गया, बहाव हो गया, तभी तो बांध बनाने की तैयारी है। जी। तो इस तरह से उस पाटली नदी का उद्गम हो गया, यानी पुनर्जीवित हो गई। एक उस क्षेत्र का बहुत बड़ा एक काम है। जी। उसी के किनारे किनारे हमने एक बहुत बड़ा बाग लगाया है। वो बाग है वट वृक्षों का। 1000 वट वृक्ष उसके किनारे लगाए हैं और लगभग 5000 लगाने वाले हैं हम लोग। और मेरा मानना है कि यदि वट वृक्षों का सबसे बड़ा बगीचा होगा हिंदुस्तान का, जो पर्यटन का बहुत बड़ा अच्छा स्थल बन सकता है। जी। आपने काफ़ी काम पंचायतों में चरागाह पे, गौमाता आश्रय स्थल पे। देखो, हमने एक कोशिश की है कि एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकास जी। एवं गौमाता आश्रय स्थल उसका नाम दिया है। जी। क्योंकि पंचायत राज में वाटर से डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसमें पौधे भी लगाते हैं तो चरागाह का विकास भी करते हैं, तो तालाब भी बनाते हैं तो कैटल शेड भी बनाते हैं, पर अलग अलग बनाते थे। हमने एक वेद प्रकाश करके सरपंच है पिपलूंद के अच्छे हैं, बहुत जवान हैं। उन्होंने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चरागाह का विकास किया है। उन्होंने आइडिया दिया हमको कि इस सबको एक जगह ला सकते हैं, तो 150 बीघा का एक ज़मीन का हमने बनाया। 50 बीघे का वहाँ पेड़ लगाएंगे, यानी पौधे लगाएंगे जो पेड़ बनेंगे। 50 बीघे का चरागाह का विकास करेंगे, वहीं तालाब बनाएंगे, वहीं वो कैटल शेड बनाएंगे। तो गौमाताएँ वहीं चारा चरेगी, वहीं पानी पिएगी, वहीं छाया में बैठेगी और वहीं जब बरसात होगी तो उस शेड के नीचे बैठ सकती हैं। तो इस तरह से हम लगभग राजस्थान में 457 पंचायत समितियाँ हो गई हैं। एक पंचायत समिति के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक ये बनाएंगे गौमाता आश्रय स्थल। तो लगभग 457 राजस्थान में, पूरे राजस्थान बनाएंगे? पूरे राजस्थान में 457 पूरे राजस्थान में हम शुरुआत आपने अपने इलाके से गौमाता आश्रय स्थल बनाएंगे। हाँ, गौमाताएँ भी सुरक्षित रहेगी और वाटर लेवल भी बढ़ेगा, तो पेड़ भी पनपेंगे वहीं, क्योंकि गोबर मिलेगा तो उसका खाद भी होगा। पानी की बात आप कर रहे हैं तो एक
बात चर्चा में आती कि आप विदेशी बबूल के विलायती बम्बू, विलायती बबूल, इसको गांव में हमारे लोग उसको कांग्रेसी बम्बूल बोलते हैं। यूकलिप्टस जिसका नाम है। ना 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 नहीं। नहीं, जी। उसको तो बोलते सफ़ेदा बोलते हैं, इसको जूली फ्लोरा बोलते हैं। अच्छा जी। जूली फ्लोरा बोलते हैं। ये सब जगह उगा हुआ मिलेगा और ये बड़ा दुष्ट है जी। इसके नीचे की सारी ज़मीन जहरीली हो गई है। कोई भी वनस्पति इसके नीचे पनपती नहीं, जीव जंतु पनपता नहीं है। इसकी जो गैस छोड़ता है, जैसे कई पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो ये जो गैस छोड़ता है वो ऐसी है जो आदमी को नुकसान करती है, यानी बीमारियां होती हैं। इसके पत्तियों को और फलियों को यदि जानवर खाते तो बीमार हो जाते हैं। इसकी जड़ें 10 मीटर तक गहरी है और ये हर रोज़ 30 से 40 लीटर पानी को सोखता है, ले जाता है। यानी तो दलदल सुखाने काम में लेते हैं दूसरे देशों में। साल भर में लगभग 3 से 4 हज़ार लीटर पानी को उड़ा देता है। तो एक तरह से दुश्मन है हमारा और इसको उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से काटते हैं तब भी पूरी ताकत से फूटता है। कहते हैं कि बढ़ना बहुत ही आसान है। हमने निश्चय किया है पंचायत राज विभाग के माध्यम से, हमने कई दौर की मीटिंग्स कई डिपार्टमेंट के साथ कर ली है, जिसमें हमारा पंचायत राज, ग्रामीण विकास और भी अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ वन विभाग, इनके साथ मीटिंग कर लिए और सारे रास्ते जान लेंगे कैसे इनको कर सकते हैं। क्योंकि वन विभाग की कुछ अड़चनें थी। वन विभाग पेड़ काट के ले जाते तो उनको लगता है कि हमारे जो अच्छे पेड़ काट के ले जा रहे हैं, उन सब के रास्ते निकालने अब मैं समझता हूँ एक दौर की मीटिंग और होने के बाद हम आसानी से इसको उन्मूलन हम कर पाएंगे इसका। अच्छा, उन्मूलन करेंगे तो लाखों हेक्टेयर ज़मीन हमसे मिलेगी, जिसको हम पेड़ लगाने में काम ले सकते हैं, गौमाताओं के चरने के लिए काम आ सकती है। आपके इलाके में शुरू करेंगे, उसके बाद पूरे राजस्थान में करेंगे या एक साथ? अभी तो मैं मंत्री हूँ तो राजस्थान का कोई भी जगह चुनेंगे और वहाँ से इसको प्रारंभ करेंगे। वैसे प्रतीकात्मक तौर पर हमने चाकसू में थोड़ा सा किया था। रामगंज मंडी के विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आधे सफ़र की पूरी खबर कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम मुखातिब हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर जी से। मदन जी, आपने जितनी बात बताई है उसमें चरागाह और इन सब का आपका विशेष रहा है, पर राजस्थान में भी सब जगह एक बीमारी है कि चरागाह पे बहुत लोगों ने कब्जे कर लिए और छोड़ते नहीं ज़मीन को। निश्चित रूप से आप कह रहे हैं, क्योंकि कई कारण है कब्जा करने के। एक तो लोगों ने गौमाताओं को चराना बंद कर दिया है। पहले गांव के लोग इकट्ठा होकर के एक गांव में ग्वाला नियुक्त करते थे। वो सारी गांव की गौमाताओं को चराने जाता था। शाम को निश्चित स्थान पर उनको छोड़ता था। गौमाताएं अपने अपने घर चली जाती थी, गांव वाले उसको बांधते थे और वो परंपरा बंद हो गई। लोगों ने खुला छोड़ दिया। उसके कारण से लोग उनको अकेले देखकर बूचर खाने भी ले जाते हैं। सड़कों पर बैठते तो एक्सीडेंट भी होते हैं, किसानों को नुकसान करते तो उनकी पिटाई भी होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हमने सोचा कि गौमाताओं के लिए क्यों नहीं कोई काम करे, और इसलिए हमने उस परंपरा को जिंदा करने के लिए चरागाह छुड़ाना चाहा। क्योंकि चरागाह पर गायें नहीं चरी, इसलिए खाली पड़ी रही, इसलिए लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब हमने क्या किया कि आसानी से तो कब्जा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लोगों को लाभ होने लग गया है। किसी ने 100 बीघा पर, किसी ने 200 बीघा, 500 बीघा पर खेती करना प्रारंभ कर दिया है। किसी ने कुछ मकान बना लिए, कब्जे कर लिए हैं। तो हमने राजस्थान में 200 लोगों को छांटा है, जिसे सर्वाधिक कब्जे किए हुए हैं। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए, अब इनको सबका अखबार में, मीडिया के माध्यम से सब नाम ओपन करो, कौन कौन गायों की ज़मीन को खा रहा है, ताकि उनको शर्म आएगी। हम कोशिश करेंगे, यदि वो इस प्रकार से नहीं छोड़ेंगे तो दूसरा हथकंडा अपनाएंगे। लेकिन जब उनकी जब सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी तो निश्चित रूप से छोड़ेंगे, नहीं तो फिर कानून का सहारा लेंगे।
पर हम अतिक्रमण छुड़वाएंगे। जब बड़े बड़े लोगों को छूट जाएगी तो छोटे छोटे लोग अपने आप छोड़ देंगे। तो कोशिश ये है कि हमारी चरागाह को हम मुक्त कराएं ताकि गौमाताएं स्वतंत्र रूप से विचरण करके चर सकें। आपका इलाका तो ज़्यादातर ग्रामीण है। हाँ, 75% ग्रामीण है। अर्बन इलाका तो रामगंज मंडी और राम मंडी का भी आता है, कुछ पार्ट कोटा शहर का भी है। कोटा शहर का भी था उसमें। ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण की और ख़ास तौर पे रात में लाइट वाइट होती है नहीं होती, क्या पोजीशन रहती है? देखो क्या था, मैं जब पहली बार एमएलए बना तो बहुत दिक्कत थी लाइट की। कई जगह नए जीसेस बनाने की डिमांड थी, कई दिनों तक ट्रांसफार्मर जलता था, ट्रांसफार्मर मिलता ही नहीं था, अधिकारी चिंता करते ही नहीं थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ भजन लाल जी शर्मा को और हमारे ऊर्जा मंत्री जी को कि अब बिजली का पहले जैसा संकट नहीं रहा, क्योंकि दर्जनों जीएसएस मेरे क्षेत्र में बन गए हैं इन 2.5 साल में। हाँ जी जी। और उसके कारण से अब आसानी से लोगों को बिजली मिलती है। किसानों को जो बिजली मिलती है वो दिन में मिलती है, पहले रात में मिला करती थी। उसके कारण से रात में किसान को खेत में पाणत करने के लिए जाना पड़ता था। तो कोई किसान को सांप काट डालेगा, गोयरा काट डालेगा, बिच्छू काट डालेगा, डर लगता था। सर्दी के दिनों में ठंड से टिट हो जाएंगे, डर लगता था। अब दिन में ही 3 फेस बिजली मिलती है पूरी, तो किसान अपना काम दिन में करके आता, रात में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामान्य छोटी मोटी समस्याएं तो अभी भी होती है, लेकिन ये लोकल जो हमारे कर्मचारी उनका समाधान वही कर देते हैं। एक बर्तन बैंक को आपने स्थापित किया, क्या कंसेप्ट है? बर्तन बैंक का पीछे का उद्देश्य ये है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल कहीं भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, अधिक लोग जुटते हैं तो उनको भोजन कराना पड़ता है, तो उस समय लोग डिस्पोजल आइटम का उपयोग करते हैं। डिस्पोजल पत्तल हुई, दोना हुआ, गिलास हुआ, चम्मच हुई, इन सब का उपयोग करते हैं। आप खुद तो शायद बिल्कुल प्लास्टिक की कोई काम में नहीं लेते मेरे। मैं ऐसा पॉलीथीन उपयोग नहीं करता, ऐसा डिस्पोजल आइटम उपयोग नहीं करता जो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसका उपयोग नहीं करता। हर ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से हमने 1 लाख रुपए के बर्तन खरीदने की अनुमति दे दी, क्योंकि सारे एमएलएज को सरकार का 5 करोड़ रुपया होता है उनके पास, जो खुद की इच्छा से उनकी मनपसंद काम के लिए खर्च कर सकते हैं। उसमें सरकार ने ये निर्देश दे दिए उनको कि हर पंचायत में 1 लाख रुपए के बर्तन भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे माननीय विधायकों ने बर्तन बैंक बनाए हैं। उस बर्तन बैंक का उपयोग ये है कि जब मांगलिक कार्यक्रम हो, जहाँ ज़्यादा लोग जुटें तो वहाँ से बर्तनों को ले जाएं। एक बर्तन सेट में होता है, एक थाली, 2 कटोरी, 1 गिलास और 1 चम्मच ले जाते हैं और फिर वापस रख जाते हैं। उनका मिनिमम किराया रहता है ताकि उस संभालने वाला का खर्चा निकल जाए जी। तो उसके कारण से क्या है कि गंदगी नहीं होगी। दूसरी बात, जो उसको गौमाताएं खा जाती है तो मर जाती है, क्योंकि उसमें एक लेयर पॉलीथीन की भी होती है। तो कई बार वो उसके भोजन के इंटरेस्ट में चिपका रहता तो खा जाती तो मर जाती है। तो गंदगी भी नहीं हो, साफ़ सुथरा भी दिखाई दे, गौमाताओं को नुकसान भी नहीं हो, इसलिए बर्तन बैंक का हमने योजना बनाकर बर्तन बैंक खोलने का प्रारंभ किया है। आपके इलाके में कॉलेज वगैरह स्कूल? देखो क्या है तो कि शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन मेरा और चिकित्सा खास तौर पे मेरा जो क्षेत्र है जी, चिकित्सा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। हमारे यहाँ CHC थी, PHC थी, लेकिन डॉक्टर नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे। उनको तो हमने किसी का मरम्मत कराया, निर्माण कराया, कुछ मशीनें दिलाई, और भी दिलाने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में जिला अस्पताल की घोषणा हो गई है। उसमें उनको 63 करोड़ रुपए उन्होंने जारी कर दिए हैं। उसका निर्माण बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से कहूँ तो हमारे यहाँ 2, एक संस्कृत कॉलेज और एक सामान्य कॉलेज, उसके अलावा कोई साधन नहीं था। अब हमने एक बालिका कॉलेज अलग बना दिया सुकेत में। हमने एक सब बच्चियाँ पढ़ सकती है ऐसा चेचट में कॉलेज और हो गया है, सामान्य कॉलेज। एक हमारा संस्कृत कॉलेज था, वो PG कॉलेज हो गया है। हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ITI संस्थान बनने लग गया है। कहाँ पे? और वहाँ राजमंडी क्षेत्र में हिंदुस्तान का राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, यूँ कहूँ तो दूसरा होगा, और यूँ कहूँ तो पैरेलल कहूँ तो पहला होगा, क्योंकि ये पैरेलल में बीकानेर का, राजमंडी के ऊंडवा, ऐसे हम 7 राजकीय बालिका सैनिक स्कूल हम राजस्थान में बना रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक ऊंडवा भी है, वहाँ भी हमने 20 करोड़ रुपये निर्माण के लिए दे दिए हैं। उसका भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। वेद पाठशाला हमारे चेचर क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे काम शिक्षा क्षेत्र में भी राजमंडी विधानसभा क्षेत्र में हुए जो कभी नहीं हुए। स्पोर्ट्स स्कूल भी हमारे बन रहा है। स्पोर्ट्स स्कूल? हाँ। तो जो आसपास जो सुविधाएं नहीं हैं वो राजमंडी में आपको मिल जाएगी। जो ये सब बनकर खड़ा होगा
तो आप 2 साल बाद देखेंगे कि आसपास ये सुविधा ही नहीं कि रामगंज मंडी में ही इस प्रकार की सुविधाएं। रामगंज मंडी में पत्थर की बड़ी भारी खदानें हैं और वो मेरे ख्याल से कोटा स्टोन का काफ़ी काम है वहाँ पे। विश्व के कई देशों में हमारे यहाँ का पत्थर जाता है, उसको जी, कोटा बिल्कुल। स्टोन कहते हैं और वो रामगंज मंडी में ही निकलता है। पत्थर खदानों की कई समस्याएं हैं, खान मालिकों की भी है, मजदूरों की भी है, कुछ खान मालिकों की और समस्या है आपके इलाके का विकास काफ़ी कुछ निर्भर, आजीविका लोगों की निर्भर करती है निश्चित रूप से खानों पे। हमारे यहाँ का जो मुख्य रोजगार का स्रोत है कोटा स्टोन है और अनेक खजाने हैं। 2000 से ज़्यादा तो कोटा स्टोन की फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें बहुत हज़ारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। क्या है कि लोग हमारे यहाँ खान खोद लेते हैं, लेकिन जिसको मलबा होता है, जो खान सरेंडर करने के बाद उन लोग को मलबा से उसको खान को पाट देना चाहिए और जिसकी ज़मीन थी उसको वापस समला देना चाहिए, ताकि या तो वो खेती का उपयोग करेगा या फिर उसमें पेड़ पौधे लगाकर हरी भरी करेगा। वो नहीं करते हैं। हम लगातार इस बात की ताकीद करते हैं कि जो पहाड़ के पहाड़ खड़े करके आपका जो आपने खान से जो अपना पत्थर निकाल लिया है और आपने सरेंडर कर दी खान, तो वापस इसको पहले जैसी समतल कर दो। वो अभाव है, उस काम में लगे हैं तो मैं समझता हूँ हरियाली हो जाएगी। मेरा एक संकल्प और है कि रामगंज मंडी का कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा, यानी सब खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और इसलिए हमने ताकली बांध का निर्माण करवाकर 34 गांवों को पानी उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से हम कुंडाल क्षेत्र है जो राउत भाटा से लगा होता है, उसके भी लगभग 5 पंचायतों के 15-16 गाँव से भी ज़्यादा हैं, उसको भी वहाँ से पानी लाएंगे। और इसी तरह मध्य प्रदेश से लगा हमारा रेवा बांध है। रेवा बांध से भी पानी लाने के लिए हमने मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत की, मुख्यमंत्री से बातचीत की, मैं खुद जाकर के सिंचाई मंत्री से बातचीत करके आया हूँ। वहाँ से भी हमको जो उसका वेस्टेज पानी मिलेगा उससे भी 4-5 गाँवों को सिंचित होगा। इसलिए पूरे क्षेत्र में आहू नदी पे भी हमने एक लिफ्ट योजना बनाई है, उससे भी पानी मिलना प्रारंभ होगा। तो आने वाले कुछ 2-3-4 सालों में जो हमने संकल्प लिया है, हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा कि रामगंज मंडी क्षेत्र का कोई भी गांव बिना पानी से, कोई भी खेत, कोई भी गांव, कोई भी खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। और जब बहता हुआ पानी चारों तरफ होगा तो वाटर लेवल भी ऊपर आएगा, तो पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध होगा। हमको हर घर को टोटी से पानी मिलेगा। पाटली पे बांध बन जाएगा, इसका कितना, कब तक बन जाएगा? पाटली पे बांध बनने से लगभग, मैंने कहा ना, 32 गाँव को पानी मिलने वाला है, सिंचाई का पानी मिलने वाला है। अभी उनका प्रस्ताव है, ये तैयारी है और सरकार को सबमिट करेंगे, स्वीकृति होगी। पर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी स्वीकृति होगी तो उसका जो स्वरूप लेगा तो आपको लगेगा कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ एक बांध बनकर खड़ा हो गया, कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाया है। और कोई काम जो आप सोचते हैं कि मुझे अगले 2.5 साल में करना ही करना है? मेरा जो मेन मोटो है कि सरकार की हमारी योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ ठेठ सबसे छोटे आदमी तक पहुंच जाए, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत है। कुछ गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, या तो उनकी पहुंच नहीं है, जानकारी नहीं है। और इसलिए मैं पदयात्राओं के माध्यम से सारी जानकारियां देता हूं, उन तक जाता हूं और उन तक लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके छत न हो रहने के लिए, तो हम उसका लाभ देना कर रहे हैं। ऐसे सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, उनका भी लाभ सारा मिले। मैं समझता हूँ ये मिल जाए और हमारे क्षेत्र से नशा गायब हो जाए, लोगों का नशा छूट जाए, तो मैं समझता हूँ हमारा क्षेत्र सबसे अच्छा सरसब जो हो सकता है, सबसे बड़े आदमी सब तरह की दृष्टि से, क्योंकि बड़े से मैं ये नहीं करा कि करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी खुशहाल तरीके से अपना परिवार चला सकते हैं लोग। क्योंकि मैंने कहा नहीं, वहाँ हमारा खदानों का काम है, वहाँ काम करते हैं लोग। एक सीमेंट फैक्ट्री भी है आपके इलाके में? मंगलम सीमेंट फैक्ट्री। जी हाँ, बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, पुरानी फैक्ट्री है, उसमें भी काफ़ी 5000 से के लगभग लोग काम करते हैं। जी हाँ, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छा लोगों को लाभ मिलता है उसका भी। ये हैं रामगंज मंडी के भाजपा विधायक और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। खास तौर पर पदयात्राओं के माध्यम से लोगों से संपर्क को जीवंत रखना और वन वे ना रहे, संवाद दोनों तरफ से हो, जनता भी अपनी समस्या बताए और सरकार का लाभ भी उन तक पहुँचे, इसके लिए पुल का काम करना, लोगों से मिलना जुलना। इसके साथ ही उन्होंने जो अपनी विचारधारा के अनुरूप गौ आश्रम बनाने की बात कही है, जो उनका एक नदी बरसों पहले लुप्त हो गई थी, पाटली नदी, इसको पुनर्जीवित किया है। अब उस पर बांध बनने की
बात चल रही है, आने वाले 2-3 साल में हो सकता है शेष कार्यकाल में बांध का शिलान्यास हो। बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि चूँकि ग्रामीण इलाका है इसलिए छोटी छोटी समस्याएं भी बहुत ढेर सारी होंगी जिनको आप एड्रेस करते होंगे। आज आधे सफ़र की पूरी खबर में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक और विधायक से, जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने अपने इलाके में अपनी जनता के साथ क्या किया और क्या उन्होंने समस्याएं सुलझाई, क्या विकास के काम किए। मदन दिलावर जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप मुखातिब हुए जनता के साथ, आपका एक संवाद चैनल के माध्यम से भी, पदयात्रा से तो आप करते ही हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपका संवाद होगा और मैं समझता हूँ लोग जानेंगे क्या आपने किया और क्या आप करने वाले हैं। धन्यवाद।